गौतम हूँ। मैंने 2012 में इंजीनियरिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और फिर 2013 में मैं BARC में सेलेक्ट हुई थी, और 13 में ही फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विस लिखी थी। फिर उसके बाद मैंने अभी 2016 में सिविल सर्विसेज लिखी। मेरा इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स था, और फिर इसमें मैंने इलेक्ट्रिकल लिया था। और जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, देन आई वाज अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन रेलवेज। सो रेलवेज ट्रेनिंग, लाइक आई गॉट रेलवेज फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज, और रेलवेज ट्रेनिंग टेक्स लाइक 1.5 ईयर। तो उस सारी ड्यूरेशन का मैंने यूज़ किया था प्रिपरेशन के लिए। तो मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको ऐसे कंसाइजली बताऊं तो दैट वाज लाइक लेस टाइम स्ट्रैटेजी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम ऐसे मैं डेडिकेट नहीं कर सकती थी इलेक्ट्रिकल को और GS को, दोनों को ज़्यादा नहीं दे सकती थी। तो मैंने चीज़ों को फ़िल्टर आउट करके और बहुत वैसे करके पढ़ा था कि कम टाइम में मैं मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर पाऊँ अपने टाइम का भी और रिसोर्सेज का भी। तो उस बेसिस पे मैंने फिर ऑप्शनल सिलेक्शन की बात आई थी कि GS तो ठीक है, प्रीलिम्स तक GS हम ज़्यादा टाइम देते हैं GS को, क्योंकि प्रीलिम्स अभी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए, मतलब एक रिजेक्शन स्टेज है मोर देन अ सिलेक्शन स्टेज, क्योंकि एलिमिनेट करते हैं वो 11 lakhs। अगर बच्चे 4 लाख बैठते हैं तो फिर 15,000 मेंस लिखते हैं। तो फिर जो ऑप्शनल की मैं बात करी थी, ऑप्शनल सिलेक्शन की सिलेक्शन का जो आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल। तो जब मैंने सोचा था तो पहले क्योंकि GS की तैयारी करनी होती है, तो इट इज़ लाइक वी थिंक इट इज़ गुड टू टेक GS, सम GS सब्जेक्ट, सम ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल। पर फिर मैंने सोचा कि मुझे GS को भी इस स्क्रैच से ही पढ़ना होगा, और मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन मेरा मोर और लेस तैयार है, तो गिरी हालत में अगर पहले अटेम्प्ट में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन करके मैं चली जाऊँगी एंड आई विल बी एबल टू लाइक डू ठीक ठाक। तो उस बेसिस पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर होने के कारण ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल ले लिया था। फिर इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स को देखा था कि क्या है, चार सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं। मशीन होता है, पावर सिस्टम होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट होता है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। तो वो 4 सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने ये देखा था कि मुझे इनमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि GS बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और पढ़ना, क्योंकि पहला अटेम्प्ट जब आपका होता है तो आपको कुछ राइटिंग प्रैक्टिस आती नहीं होती है, ऐसे लिखना आता नहीं होता है, एथिक्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि एथिक्स का लाइक स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, केस स्टडी कैसे करनी है, तो कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने ऑप्शनल के वो 4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स देखे थे, और मुझे लगा था कि जब टाइम कम होगा तो मैं इनको ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ पाऊँगी, मतलब आई विल नॉट लूज़ माई इंटरेस्ट इन माई ऑप्शनल when the time will be less and I have to decide whether I have to read GS or I have to give time to optional। तो उस सिचुएशन के लिए फिर मैंने सोचा कि टेकिंग इलेक्ट्रिकल वुड बी अ गुड डिसीजन फॉर मी। पर प्रॉब्लम यही थी कि बच्चे नहीं थे साथ में जो इलेक्ट्रिकल वाले थे शुरुआत में, कि साथ में ग्रुप स्टडी कर पाए। दूसरी चीज़ थी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के सोल्यूशन नहीं थे। तो फिर मैंने पेपर्स देखे, 2012, 13, 14 के पेपर्स जो हैं वो थोड़ा मुझे ज़्यादा रेलेवेंट लगे। उसके पहले वाले पेपर्स थोड़ा टफ भी थे और वो 300 मार्क्स के शायद होते थे, तो उनको मैंने ज़्यादा किया नहीं। ES के मेडिजी के सॉल्यूशंस थे, तो मैंने इलेक्ट्रिकल के सॉल्यूशंस को अपना ऐसे रेफरेंस बनाया, और उसके बेसिस में फिर मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट लिया, और सिलेबस के प्रिंट आउट से मैंने टॉपिक्स सेलेक्ट किए, और उन टॉपिक्स को लेकर के ही फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। इलेक्ट्रिकल की तैयारी के लिए, जैसे कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का पर्सन है और वो सोच रहा है कि इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल हम लें या ना लें, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन है उसे आपको कैसे तैयार करना है। मैंने मशीन्स की एक बुक उठाई थी, अशफाक हुसैन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की भिमरा उठाई थी, और पावर सिस्टम की वागवा उठाई थी, और उन्हीं को पढ़ा था जितनी बार भी पढ़ा था। कुछ और रिसोर्सेज के लिए मैंने परेशान नहीं हुई थी कि कुछ और ख़रीद लूँ। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की सौने होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी ठीक होती है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी ठीक होती है, दोनों को उसमें कंप्लीट उसमें रहता है। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने फॉलो किया था, और इन सब में मोर और लेस पूरा सिलेबस भी होता है। तो और काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जैसे आप अशफाक हुसैन पढ़ते हो, तो मुझे मशीन्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की हूँ, पर उसको पढ़ के मुझे जो भी नॉलेज मिला वो एग्ज़ाम में मेरा मोर और लेस यूटिलाइज़ हो गया था। जितना टाइम मैं मतलब प्री और मेंस के बीच में ही मैंने मेनली इलेक्ट्रिकल पढ़ा था, तो उस टाइम पे मैंने जितना टाइम इन 3 बुक्स को दिया था
वो मेरे मार्क्स में कन्वर्ट हुए थे। तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड वे है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अगर इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल लेकर के तैयारी करनी है तो ये चीज़ें वो ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ आती है कि जीएस की प्रिपरेशन के साथ साथ हमको इलेक्ट्रिकल को कितना टाइम देना है, टाइम को बैलेंस कैसे करना है। तो वो डिपेंड करता है कि जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन ठीक था, मैंने इंजीनियरिंग सर्विस लिखी थी, तो फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन को बस रिवाइज़ किया एक बार 2 बार, और इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन को फिर मैं रोज़ 1.5 या 2 घंटे देती थी, क्योंकि मेरे पास रोज़ 3 साढ़े 3-4 घंटे होते थे। वीकेंड पे मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होता था, तो मैंने 1.5-2 घंटे रोज़ मशीन पोर्शन को एक टॉपिक में सिलेबस से उठा के और कर लिया करती थी। इतना इंश्योर करती थी कि मिनिमम जो पढ़ाई है वो कर पाऊँ, ज़्यादा वीकेंड्स पे कर लूँगी। और फिर उसके साथ मैं 7 या 8 आंसर्स लिखती थी रोज़ जीएस के, सिक्योर इनसाइड सिक्योर से 7 या 8 आंसर्स। तो ये जो थी ये स्ट्रेटजी मेरी चलती आई नवंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। फिर नवंबर में मैंने ऑप्शनल पे ज़्यादा काम करना शुरू किया, क्योंकि उस समय थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रही थी। तो नवंबर पे फिर जहाँ जहाँ कमी है, जिस चीज़ में कमी है, आंसर राइटिंग थोड़ा ठीक है तो ऐसे करके फिर मैंने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। और आप लोगों को कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिए। नहीं, बुक का मैंने बोला कि आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ने, जैसे आपका अगर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से है, हाँ, लाइक आपका कोर सब्जेक्ट मैकेनिकल है, आपको मैकेनिकल ऑप्शनल लेना है, तो आपको पता है कि बुक्स कौन सी पढ़नी है और किस बुक का कौन सा पोर्शन पढ़ना है, राइट। तो फिर एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने का सवाल मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पेपर कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि किसी भी टॉपिक की यूटिलिटी पेपर में कहाँ पे होती है, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है। क्वेश्चन पेपर करने से हमको ये आइडिया पता चल, लाइक एक चैप्टर हमने किसी भी चीज़ का पढ़ लिया तो क्वेश्चन करके हमको पता चल जाएगा कि हम उसमें कितने कॉम्पिटेंट हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा देगा। कई बार क्या होता है कि कंसेप्ट रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में, मतलब अगर आप एएस के पेपर की बात करते हैं तो कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो 1-2 साल छोड़ के आ जाते हैं, वापस से आ जाते हैं, तो वो अगर आपको 7-8 मार्क्स का भी वहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाया है, तो वो एक बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना फ़ायदेमंद होता है। कितने करने मैंने 2013 के बाद के नहीं किए थे, क्योंकि फिर इंजीनियरिंग सर्विस के मैंने पहले कर रखे थे, लाइक 10 साल के इंजीनियरिंग सर्विस के टाइम पे किए थे। इसके लिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था और वो काफ़ी टफ भी थे, तो मैंने सोचा कि एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स को एम्बोल्डन करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड गोइंग फॉर न्यू थिंग्स। तो वॉट एवर इज़ मेंशन इन सिलेबस, दोज टॉपिक्स यू शुड नो, क्योंकि हर साल जैसे कि अभी इनने बताया कि एक आध नए टॉपिक वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे कि अभी पावर सिस्टम में वो लोग डिजिटल रिलेज पे बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बुक्स में नहीं है, तो उन चीज़ों को आप गूगल कर लें। जैसे कि इलेक्ट्रिकल में सिलिकॉन ऑन सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर, एसओआई वाली फैब्रिकेशन प्रोसेस भी वो पूछने लगे, तो उन चीज़ों को ज़रूर आप गूगल करें। तो टॉपिक सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन करें और सिलेबस के हिसाब से ही अपने टॉपिक्स को पढ़ें, और कोई भी टॉपिक छोड़े नहीं, मतलब अननेसेसरी वो 10 मार्क्स आपके लूज़ होंगे वहाँ पे। तो टॉपिक्स वो सारे कवर करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की। अगर आपको नहीं लग रहा है कि वो नहीं समझ में आ रहा तो डोंट गो फॉर दैट, फॉर्मूला समझ लीजिए या डेरिवेशन समझ लीजिए, वो काम कर देगा। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई आप बोल रहे हैं? हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब ऑप्शनल की तैयारी ऑनलाइन कैसे करेंगे? देखिए, मैंने 3 बुक्स मैंने बताई कि मैंने वो 3 बुक्स खरीदी। ईएस का इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन की मेरे पास नोट्स थी पहले से ही, मेरे डीजी के टाइम पे जो थी वो, उसके साथ फिर मैंने यूट्यूब चैनल्स का यूज़ किया। कोई एक नहीं, बहुत सारे थे अलग अलग, जैसे कि वॉट मीटर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो क्योंकि अब 3 फेज़ वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से थी तो 3 फेज़ हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा होता है, तो मुझे जल्दी समझ में नहीं आता था। तो फिर मैंने अलग अलग यूट्यूब के छोटे छोटे वीडियोस देखे, तो उससे फिर आपको विजुअलाइजेशन हो जाता है। एक बार कंसेप्ट का विजुअलाइजेशन हो गया तो फिर आप थ्योरी आराम से समझ सकते हो, तो वो चीज़ मैंने की थी। तो ऑनलाइन आपको वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। नैपटेल के वीडियोस देखे थे, कंट्रोल सिस्टम में एक आध, क्योंकि इस बार जैसे जो क्वेश्चन आया था कंट्रोल सिस्टम का एरर एनालिसिस का, वो केवल डेफिनेशन का क्वेश्चन था, और वो शायद नागरिक गोपाल में नहीं है, मानके में है, तो बच्चे ज़्यादा मान के पढ़ते नहीं हैं। तो फिर उन सब चीज़ों के लिए अगर आपको समझ में नहीं आती है तो
उन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन सोर्सेज। स्नैपडील के वीडियोस आर वेरी गुड, लाइक वेरी वेरी गुड। उन्हें देखिए, वो काफ़ी बोरिंग होते हैं, आप पूरा नहीं कंप्लीट कर सकते हो उनको। तो उसके लिए फिर छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोस मतलब हैं यूट्यूब पे जो आप 3-4 मिनट के हैं, तो बहुत ही लूसिड होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। दे आर वेरी यूजफुल। नियम एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। इस साल से होता क्या है कि बच्चे, क्या होता है कि जैसे रेलवेज कोई भी सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं और पैरेलली सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहते हैं, तो इससे दोनों जगह का लॉस होता था। तो सरकार ने अब ये रूल निकाला है फ़िलहाल कि आप सर्विस में सेलेक्ट हो जाइए एंड देन यू टेक 1 ईयर EOL एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव लीजिए एंड प्रिपेयर फॉर अदर एग्ज़ाम, गेट सेलेक्टेड और नॉट, जो भी है। और उसके बाद फिर अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो टिल प्रोबेशन पीरियड यू कैन नॉट अपेयर इन एनी अदर एग्जाम, आफ्टर दैट यू कैन। 3 साल प्रोबेशन पीरियड एवरीवेयर इज 3 ईयर। हाँ, आफ्टर दैट यू कैन डू 3 साल में। इफ यू वांट टू प्रिपेयर यू कैन डू। नहीं, सारे क्लास 1 सारे आई थिंक एग्जाम्स उसमें है, मतलब रेलवेज के अलावा इंजीनियरिंग सर्विस से जितनी सर्विसेज मिलती हैं उन सब में ही है, आई थिंक ऑलमोस्ट सब में है। देखिए, हर जीएस के 4 पेपर हो गए, एक ऐसे हो गया। हर पेपर की स्ट्रैटेजी पूरी अलग होती है, ठीक है, आप किसी को किसी में मर्ज नहीं कर सकते। तो मेन जो लेकिन कॉमन पॉइंट सबका ये है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जैसे आप पहले से, जैसे मैं पहले से नहीं कर पाई थी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो मैंने प्री लिखने के बाद करनी शुरू कर दी थी। तो प्री हमारा अगस्त में हुआ था और सितंबर 1 से मैंने आंसर सिक्योर के आंसर्स लिखने स्टार्ट कर दिए थे। उससे जो आप फ्रीज हो जाते हैं, स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं ना आंसर्स, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ तो मैंने ऐसे की नहीं थी कोई, पर 2-4 क्वेश्चन पेपर्स देख लिए थे। तो और प्रीलिम्स में आप काफ़ी जीएस पढ़ लेते हो, प्रीलिम्स के टाइम पे आप काफ़ी जीएस पढ़ते हो, उस जीएस को आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो मेंस के टाइम पे फिर मैंने वापस से कोई किताबें नहीं पढ़ी थी, मैंने हिंदू पढ़ना कंटिन्यू रखा था। और जो रेगुलर क्वेश्चंस होते थे उन्हें फिर मैं हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी एडिटोरियल्स या जो भी न्यूज़ थी उनके बेसिस पे ही क्वेश्चन फॉर्म होते थे, उन्हें करना शुरू कर दिया था। प्रीवियस ईयर के पिछले साल बस कई पेपर देखा था, ज़्यादा पीछे के नहीं देखे थे, क्योंकि वो करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा पेपर होता है GS 1, 2, 3 के। तो प्रीवियस ईयर के पेपर देख करके ये समझ आ गया था कि क्वेश्चन वो कैसे फॉर्म करते हैं। ऐसे के लिए एक वीकली ऐसे टेस्ट होता है, तो इनसाइट्स का ही होता है। तो उससे मैंने क्या किया था कि 6-7 ऐसे लिखे थे अपने खुद से ही। और ऐसे के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आप उनको समझ जाएंगे तो ऐसे में चीज़ तो ठीक है, कोर्स तैयार कर लें बहुत सारे टॉपिक्स पे, जैसे कि करप्शन पे या डेडिकेशन पे, ऑनेस्टी पे, इन सारी चीज़ों पे कोर्स तैयार कर लें, शुरू कर लें। तो उससे कोर्स आपके हो जाएंगे, तो आपके ऐसे में 2-3 कोर्स हो जाएंगे तो जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ कि आप ऐसे लिखते समय ऐसे के टॉपिक को अपने सामने रखें और फिर ऐसे लिखें। और एक पन्ना लिख लिया, फिर क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हम किस बारे में ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि 1200 शब्द लिखने होते हैं। तो फिर से उसको अपने सामने ही रखें। तो हर पन्ने के बाद आप इस टॉपिक को रीड करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइन लेंथ जो है, जो लेंथ और ब्रेथ है आपके लाइक थॉट्स की, वो बनी रहेगी और वो टू द पॉइंट रहेगी। टू द पॉइंट होना ऐसे का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिटूअर हुए और आपके मार्क्स कम हुए। और तीसरी चीज़ थी कि एक आध स्टोरीज अगर आपको याद हो, जैसे कि एथिक्स के लिए, मैं कहूँगी एथिक्स के लिए ज़्यादा वर्क करती है ये, एक DK बालाजी हैं, उन्होंने अपनी शेयर की है स्ट्रैटेजी इन साइट्स पे। तो उन्होंने 4-5 ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रूथ, इन सारी वैल्यूज़ की स्टोरीज़ लिख रखी हैं DK बालाजी ने। तो उनकी कहानी की APJ अब्दुल कलाम ने एक बार अपनी लाइफ में क्या किया था, ऐसे तो वो कहानियाँ जो होंगी वो आप 3-4 बार पढ़ लीजिए, तो एक आध आंसर में उन्हें यूज़ कर लीजिए। तो ऐसे करके वैल्यू एडिशन आपके आंसर्स में हो जाएगा। ज्योग्राफी के जैसे आंसर्स होते हैं, तो उसके लिए इस बार जैसे एक क्वेश्चन आया था, फ्लड का क्वेश्चन आया था। तो क्योंकि मैंने ज़्यादा GS तो वापस से पढ़ा नहीं था, तो मुझे मेरा जो एग्जिस्टिंग था मटेरियल मेरे पास प्रीलिम्स का, उसको ये मैक्सिमम शो करना था मेरे आंसर्स में। तो मैंने जैसे
मैप बनाना सीख लिया इंडिया का, या 2-4 मैप बनाने सीख लिए थे। और फिर जिन आंसर्स में मैं ज़्यादा लिख नहीं पाती थी उनमें मैं मैप बनाती, एक आध डायग्राम बना दिया करती थी, तो उससे भी वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से नहीं, बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है आपके आंसर्स में। ज्योग्राफी में मेनली मैप्स बनाने से, तो इन सब चीज़ों से आंसर राइटिंग में एक अलग इम्पैक्ट आ जाएगा, अपार्ट फ्रॉम आप रेगुलर जो पढ़ के जाते हैं उसके अलावा। शुरू में ट्राई करते थे कि मैक्सिमम बुक्स लेके चलें, पर फिर बहुत दिक्कत होती थी, मतलब कपड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करके बुक्स रखनी पड़ती थी, तो फिर एक टैब खरीद लिया था। तो फिर बस वही था मटेरियल जो भी था, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन है। एक मटेरियल फॉर एग्ज़ाम करके एक साइट है, उसमें मतलब सब कुछ ही है। एक शशिदा ठाकुर करके एक साइट है, उसमें भी सब कुछ ही है, एवरीथिंग अंडर द स्काई इज़ गिवन इन दैट साइट। तो डाउनलोड एवरीथिंग एंड रीड। तो बस टैब लिया बड़ा सा 10 इंच का, कि आँखों पे भी ज़्यादा जोर ना पड़े, और फिर उससे ही पढ़ा था। मैंने न्यूज़पेपर प्रीलिम्स के 1 महीने पहले तक पढ़ा था। 1 महीने पहले मतलब, फिर जैसे 1 महीने के बाद इतना फिर रिवीजन मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो। और मेंस के लिए तो मैंने पढ़ा ही था, लगातार पढ़ा था, 10-15 दिन छोड़ दिया था, क्योंकि फिर ऑप्शनल के लिए बहुत ध्यान देना था। क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो बड़ी, वरना 1 महीने तक का आप मेंस में भी छोड़ सकते हैं। नहीं, ऐसे ज़्यादा इसकी ऑक्यूरेंस तो हुई नहीं है, एक आध क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उससे ज़्यादा की ऑक्यूरेंस नहीं। प्रीलिम्स में तो काफ़ी कम पढ़ के जाते हैं बच्चे, फिर वहाँ पे एक आध क्वेश्चन भी आ गया तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे हमने वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे, तो हमने क्या किया था कि एक्चुअली उसने किया था, उसने मुझे बताया था कि चीज़ों को क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ लो बस, कि जो क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चंस में या सिक्योर के क्वेश्चन में जो टॉपिक अपेयर हो रहा है उसको पढ़ लो, और उस हिसाब से आपको मतलब प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि पूरा तो फिर नहीं पढ़ सकती, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आंसर राइटिंग करना। नहीं, टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी मैंने, एक टेस्ट लिखा था, तो ज्वाइन की थी, मतलब लिखने का सोचा था कि लिखूंगी, क्योंकि रिकमेंडेड थी बहुत, विजन IAS सभी लोग लिखते थे, तो मैंने एक टेस्ट लिखा था, पर मेरा इवेल्युएशन काफ़ी ऊपर नीचे था, तो मुझे सही नहीं लगा था, मुझे लगा था गलत तरीके से इवेल्युएट हुआ, तो फिर मैंने लिखे नहीं थे उनके टेस्ट। बाकी बच्चे लिखते हैं और वो काफ़ी ठीक ठाक प्लेटफॉर्म है, तो मैंने उसको फिर छोड़ करके सिक्योर पे पूरा फोकस किया था। कि और सिक्योर के भी मैं प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं लिखती थी, अपनी कॉपी में लिखती थी। और हम लोग क्या करते थे कि चीज़ों को जैसे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना और डायग्राम्स का यूज़ करना, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, 3 चीज़ों को मैंडेटरी करना अपने आंसर में। इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया था कि अब 3 महीने में मैं कंटेंट तो बहुत अच्छा नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर लूँ, तो उससे भी क्या होगा कि मुझे कम मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, एवरेज मार्किंग हो जाएगी। क्योंकि एवरेज मार्किंग ही चाहिए हर सब्जेक्ट में, बहुत अच्छा तो आप किसी में कर नहीं पाओगे, क्योंकि समय बहुत कम होता है, तो वो फिर मैं देखिए, मैंने बोला आपका दो क्राइटेरिया होना चाहिए, टाइम आपके पास कितना है और आपका इंटरेस्ट कितना है ऑप्शनल में। टाइम इसलिए क्योंकि ऑप्शनल से ही आजकल सिलेक्शन मोस्टली आपका ऑप्शनल इंटरव्यू मार्क्स से होता है, तो ऑप्शनल का डिसीजन आपके पास समय कितना है पढ़ने के लिए। जैसे मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा रेडी था, तो मैंने सोचा कि जितनी मेहनत मैं इलेक्ट्रिकल में करूँगी, अगर उतनी मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत मुझे किसी नए ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर इलेक्ट्रिकल। तो उस बेसिस पे मैंने लिया था। दूसरी चीज़ थी, मेरा इंटरेस्ट था बहुत, क्योंकि जब नवंबर में आप GS लिख रहे होते, GS पढ़ रहे होते हो, नवंबर इज़ वेरी क्रूशियल टाइम, लाइक मंथ होता है, दिसंबर में पेपर था, उस समय समझ में नहीं आता है कि GS को पढ़ लें या फिर ऑप्शनल पढ़ लें, तो बच्चे GS ऑप्शनल में इंटरेस्ट लूज़ करने लग जाते हैं। लाइक मेरे साथ जो थी लड़की, उसने, वो ज्योग्राफी था उसका, तो वो खुद भी लूज़ करने लग गई थी इंटरेस्ट। तब मुझे समझ आया था कि इलेक्ट्रिकल में मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे मन लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि बहुत सारा होता है, GS ऐसे ही प्रिपेयर करना होता है, एथिक्स पढ़ना होता है, तो फिर वो 2 क्राइटेरियाज अगर आपके मीट होते हैं तो लाइक चॉइस ईजी हो जाती है। ऐसे के लिए मैंने बताया कि 2-3 बेसिक चीज़ें हैं। एक तो टॉपिक को ध्यान में रखो, लिख के रखो। टेस्ट सीरीज़ मैंने कोई नहीं की थी, टेस्ट सीरीज़ मैंने 7-8 ऐसे लिखे थे। और ईडियम्स फ्रेजेस का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे को फैब्रिकेट नहीं करो, उसमें अपना टच रखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, और बहुत ज़्यादा डेटा मत भरो उसमें, क्योंकि
क्योंकि ऐसे में आपकी एक थॉट प्रोसेस पता चलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे 1200 वर्ड का पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका इवैल्यूएशन भी हो जाता है। तो उसको अगर आप फैब्रिकेटेड तरीके से लिखोगे या ज़्यादा डेटा भरने की कोशिश करोगी तो आप क्या सोचते हो वो पता नहीं चल पाएगा। इसलिए कीप इट लाइक जेन्यून रखना चाहिए उसको, तो वो जेन्यूनिटी लिख के आ जाती है, 6-7 ऐसे लिखने से आ जाती है। पहली चीज़ तो कि कोट्स, दूसरी चीज़ मैंने उनकी स्ट्रैटेजीज बताया था कि 2-4 कीवर्ड्स वाली कहानियाँ, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, क्योंकि 10 नंबर का आंसर लिखना होता है, 150 शब्दों में लिखना होता है, तो एक ही साइड होता है आपके पास लिखने के लिए, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के साथ कहानी, कीवर्ड सब तो लिख नहीं सकते, तो किसी आंसर में कुछ डाल दो ऐसे करके। दूसरी चीज़ एथिक्स के लिए मैंने की थी, लेक्सिकन थी मेरे पास, लेक्सिकन जो बुक आती है क्रॉनिकल की, वो थी मेरे पास केवल। तो मैंने उस बुक से सिलेबस के हिसाब से जो कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को ये इंश्योर किया था कि मैं हर आंसर में 2-3 कीवर्ड्स डाल दूँ। तो वो कीवर्ड्स डालने, जो एथिक्स के कीवर्ड्स होते हैं, करीब बुक के फ्रंट पेज में वो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको आप काट के चिपका लो अपने घर पे, तो वो कीवर्ड्स आप डेली देख लो, तो वो वैल्यू एडिशन कर देगा। दूसरी चीज़ की रेलेवेंस होना चाहिए, करंट एग्जाम्पल्स जो जितने आप डाल पाओ। जैसे कि इस बार एंगर मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसमें ये लिख दिया था कि रावण वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, लेकिन एंगर मैनेज नहीं कर पाया वो, तो लेकिन ही वॉज लाइक राम जी ने उसको मार दिया था, ऑल्दो रावण वॉज इंटेलेक्चुअली मोर साउंड देन रामा। तो ऐसे करके जो आपको ऑन द स्पॉट रेलेवेंट और सेंस क्रिएट करने वाली चीज़ याद आती है वो लिखिए, वो लिखने से आएगा केवल। और बस हाँ, नॉनसेंस चीज़ें मतलब ना लिखें और अपने झूठी कहानियाँ फैब्रिकेट ना करें, क्योंकि कई बार हम लोग करते हैं कोशिश, तो वो ना करें। जेन्यूनिटी रखें आंसर्स में, सिंपल हो, जेन्यून हो आंसर, तो एथिक्स में मार्क्स आ जाते हैं। इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेक्सिकन कई बार पढ़ लो। बिकॉज माई फोकस वॉज टू complete each and every topic, and I made sure that I am able to write at least something. If I don't know the entire concept or entire answer, I will not leave it blank. I will write something related to that. So that will do, like 1 or 2 marks, because this exam is an exam of 1 or 2 marks. Like in every answer, if you get 1 extra mark, na, it will reflect in your final marks. So you have to make sure this thing, instead of like emboldening something, like doing PhD on some subject, know something about everything. This should be the strategy for like taking engineering optional and giving ES and AS exams. हाँ, मेरे सामने एक पर्सन थे जो लिख रहे थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने हिंदी से सारे चारों पेपर लिखे थे और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने ऑप्शनल लिया था। तो सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लें, तो आपके पास बेसिक ईडीसी पढ़ रखी होती है, और आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रखा होता है, डिजिटल सर्किट सिस्टम पढ़ रखा होता है, डेटा कम्युनिकेशन पढ़ रखा होता है। उस बेसिस पे अगर आपको लगता है कि आप 6 सब्जेक्ट और पढ़ सकते हैं जो कोर है, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज जिसमें आप कंफर्टेबल लगें, क्योंकि ये हमें देखना है कि बेसिक के ऊपर हम बिल्ड अप ऑन कितना कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल नई चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम अपने पास बेसिक से जो हमारे पास नॉलेज है उससे हम बिल्ड अप ऑन कितना कर सकते हैं। तो यदि कंप्यूटर साइंस वाला बंदा 6 सब्जेक्ट उसके बेसिक्स हैं, वो उसके अच्छे हैं, तो उसे 6 ही और पढ़ने हैं, तो उस बेसिस पे आप अपना सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए देखो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है स्टार्ट आपकी डैफ भरने से, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने से। वो आपको काफ़ी स्ट्रेटेजिकली भरना चाहिए कि आप हॉबीज़ क्या लिखो, आपका स्कॉलरशिप्स जो मिली है वो कौन सी मेंशन करनी है, कौन सी नहीं करनी, सारी चीज़ें वहाँ मेंशन नहीं करते हम, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना होता है, ऐसी चीज़ें लिखनी होती हैं कि इंटरव्यूअर पूछे उन चीज़ों को। तो पहली चीज़ तो होती है अपना डैफ अच्छे से भरना, वो आप अच्छे से भरिए। कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा इंटरव्यू ही उससे हो जाता है,
तो फिर वो एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि आपको पता है कि किस किस डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू जा सकता है, क्योंकि आपने डैफ भर रखा है। और दूसरी चीज़ होती है कि आप अपनी तरफ से कोई सिली मिस्टेक ना करें, जैसे कि आपकी ड्रेस सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आप ओवरऑल एक सही पर्सनालिटी लगनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे सही चीज़ होती है आप खुद से लाइक सेल्फ टॉक करिए या आप मॉक दे दीजिए 2-4, उससे आपका इवेल्युएशन हो जाएगा एज ए पर्सनैलिटी की हाउ गुड यू आर। तो वो 2 चीज़ों से फिर इंटरव्यू लाइक दीज 2 आर बेसिक थिंग्स, उसके बाद फिर डे होता है आपका अच्छा या बुरा। वो तो मैंने 4 साल पढ़ा था, ठीक है। फिर तो वो मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस था, फिर मेरी जी में आई थी मैं तो। और फिर उसके बाद देखिए पढ़ना ठीक है, पढ़ना 4 साल पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, और पेपर में मार्क्स लाना एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, और ऑब्जेक्टिविटी आंसर्स में आती है आपके इन डेप्थ नॉलेज से, ठीक है। तो इन डेप्थ नॉलेज आपको कॉलेज के टाइम पे या प्रिपरेशन के टाइम पे लेना चाहिए, और वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके आंसर्स में। तो इंजीनियरिंग सर्विस में मार्क्स ठीक ठाक थे, तो वो मुझे पता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन मेरा पढ़ा हुआ अच्छे से भी है और नंबर आ गए हैं, इसलिए ये है कि मैं इस पे रिस्क ले सकती हूँ, इस पे खेल सकती हूँ। तो वो 2 चीज़ें। नहीं नहीं, कुछ ऐसे कुछ वो लोग ऐसे जनरली परेशान नहीं करेंगे आपको कि गैप अगर वो पूछते हैं तो आप उसको जस्टिफाई कर पाना चाहिए आपको कि मैं कर क्या रहा था, और उस गैप का आपको अच्छे से आंसर प्रिपेयर करना चाहिए। कि अगर आप बोल देंगे कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो फिर वो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछेंगे, और आप जॉब कर रहे थे या क्या कर रहे थे, तो वो गैप आपका जस्टिफाइड होना चाहिए। अदरवाइज अपने डैफ को ऐसे भरिए कि उनका ध्यान ही ना जाए। 2 चीज़ें होती हैं कि उनका एक तो वो जेन्युइनली पूछ लें, उनका ध्यान चला जाए, तो आप उसको जस्टिफाई कर पाएँ, या फिर आप उनका ध्यान ही ना जाने दें उस चीज़ पे, क्योंकि दूसरी चीज़ें इतनी अच्छी लिखी हुई हैं, तो उस तरीके से आप उसको कर सकते हो।